बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद ओनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैंने बॉडीगार्ड के अंदर पहुंचकर उसका जंजीरों वाला हाथ जोर से जासूस जवाद के मुंह पर मारा। वो चीखता हुआ पीछे गया। दूसरे मुसल्लह अफराद ने बॉडीगार्ड को चारों तरफ से घेर लिया। मेरा काम बन गया। आहनी जंजीर मुंह पर लगने से जवाद बुरी तरह जख्मी हुआ था। बेख्तियार उसने बॉडीगार्ड को चैलेंज किया। मैंने उसके दिमाग को झटका पहुंचाकर उसे मैडम के पास पहुंचा दिया। फिर उसकी जुबान से कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूं। अगर यह जासूस मार खाकर बेख्तियार ना बोलता और मोहतात रहना चाहता तो मैं तेरे किसी बॉडीगार्ड के जरिए उसे गोली मारकर जख्मी कर देता। अब बता, तेरे महल में तेरा कौन मुहाफिज रह गया है? वहां खामोशी छा गई। उस महल में मैडम सुल्ताना आफंदी का खौफ छाया रहता था। आज वहां टेलीपैथी की दहशत तारी थी। जासूस जवाद ने पूछा, मिस्टर फरहाद, आप खामखा हमारी मैडम के दुश्मन क्यों बन गए हैं? मैंने कहा, यही सवाल मैं करता हूं। माइटी पाशा का कोई जुर्म साबित किए बगैर दुश्मनी क्यों की जा रही है? वो मेरे बच्चों का मुहाफिज है, मेरा मोहसिन है। उस पर कुत्ते क्यों छोड़े गए? महल से तकरीबन $1 करोड़ ख्याल ख्वानी के जरिए चुराए गए हैं। आप बुरा ना माने, शुबा आप पर ही हो सकता है। मैं अभी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पाशा पर कुत्ते क्यों छोड़े गए? जवाद ने परेशान होकर अपनी मैडम को देखा। वो बोली, इस जजीरे पर मेरी हुकूमत है। मुझे जिस पर गुस्सा आता है मैं उसे कुत्तों से नुचवा देती हूँ। तू जजीरे पर हुकूमत करती है, मैं तेरे दिमाग पर हुकूमत कर रहा हूँ। मेरी हुक्मरानी से इनकार करेगी तो तुझे तेरे ही कुत्तों से नुचवा दूंगा। तू घुड़सवारी करती है, गरीबों और मोहताजों को पोलो स्टिक से मार मार कर लहू लहान करती है, फिर उनके सामने कुछ सिक्के फेंक देती है। जिस दौलत के गुरूर से तू ऐसा करती है, मैं वो दौलत यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुझे कंगाल बना दूंगा, फिर घोड़े पर बैठकर हाथ में पोलो स्टिक लेकर तुझे मारते मारते लहू लहान करके पूछूंगा, बोल मोहताज औरत, तुझे कितनी रकम की ज़रूरत है? वो चीख कर बोली, तू ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा होने से पहले मैं जान दे दूंगी। तू अपनी मौत से पहले नहीं मरेगी। यकीन ना हो तो खुदकशी की कोशिश करके देख ले। तू मर्द नहीं है, मर्द औरत को फतह करता है, उसके दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाता। अगर मर्द है तो मेरे सामने आ। यह टेलीपैथी का हथियार क्या इस्तेमाल करता है? अपने बाजू इस्तेमाल कर। हमारी दुनिया में लोग ताकत के बल पर गालिब आते हैं। किसी के पास जिस्मानी कुव्वत होती है और किसी के पास दिमागी तवानाई। किसी के पास हथियारों का जोर होता है, किसी के पास दौलत की बेपनाह ताकत होती है। तेरे पास दौलत है, मेरे पास टेलीपैथी है। अगर हम अपनी अपनी ताकत से खाली हो जाएंगे तो सारे झगड़े खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। हम दोनों आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। मैं तेरे कहने के मुताबिक टेलीपैथी का हथियार नहीं इस्तेमाल करूंगा। तू अपनी दौलत इस्तेमाल ना कर। सब कुछ छोड़कर महल से बाहर आ जा। मैं उस रब्बुल इज़्ज़त की कसम खाता हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त दी, मैं तेरे दिमाग में कभी नहीं आऊँगा। और तू देखेगी कि खुदा तुझे इस महल से ज़्यादा इज़्ज़त देगा, क्योंकि यहाँ खौफ व दहशत के बायस तुझे जबरन इज्जत दी जाती है। महल से बाहर तेरा किरदार अच्छा होगा तो लोग राजी खुशी सर आंखों पर बिठाएंगे। क्या मेरी बात तेरे पल्ले पड़ रही है? क्या तू मुझे नादान औरत समझता है? क्या मैं तेरी नसीहत सुनकर अरबों डॉलर से महरूम हो जाऊंगी और ये महल छोड़ दूंगी? क्या तू मुझे अहमक समझती है कि मैं टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा और एक कमज़ोर आदमी की तरह तेरी पोलो स्टिक की मार खाने आ जाऊंगा? मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझे अच्छी बातें समझाई। मुझे ये समझ लेना चाहिए था कि तू कुत्तों के साथ रहती है, तेरी दुम भी टेढ़ी ही होगी। वो तौहीन के एहसास से तिलमिला रही थी। गुस्से से कुछ कहने के लिए उठना चाहती थी मगर चकरा कर बैठ गई। दवा अपना असर दिखा रही थी। उसके आसाब कमज़ोर हो चुके थे। ऐसी हालत में भी वो गुस्से में गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, तुम सब यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, दफ़ा हो जाओ। तुम में से कोई मेरे काम नहीं आ सकता। जाओ यहाँ से। मगर याद रखो, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र बाहर ना करना, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब वहाँ से जाने लगे। मैंने कहा, रुक जाओ। मैडम का हुक्म सुनने के बाद कोई वहाँ रुकने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मैंने सुल्ताना की ज़ुबान से कहा, रुक जाओ, माइटी पाशा को इज्जत से ले जाओ और आराम से उसकी रिहाइश गाह तक पहुँचा दो। पाशा शुक्रिया अदा करके उनके साथ चला गया। वो तन्हा बैठी रह गई। मैंने कहा, तेरे आसाब कमज़ोर हैं, तुम मुझे अपने अंदर महसूस नहीं कर सकती। कोई तेरी इजाज़त के बगैर महल के अंदर दाखिल नहीं होता। तेरी ख्वाबगाह तक जाने की जुर्रत करने वाला चीतों का लुकमा बन जाता है।
तू कितनी रोब और दबदबे वाली है, और तू कितनी मामूली औरत है कि मैं इजाज़त के बगैर तेरे अंदर मौजूद हूँ। जब चाहूँगा आऊँगा और जाऊँगा, और तेरे साथ जो सलूक चाहूँगा वैसा ही करूँगा। क्या तू मुझे रोक सकेगी? अगर नहीं तो फिर मान ले दुनिया की हर ताकत को ज़वाल आता है। वो बोली, तू भी मान ले, ताकतवर उसे कहते हैं जो झुकने से पहले खुद को फना कर दे ताकि उसकी दास्तान में ज़वाल का जिक्र ना आए और ताकत की इंतहा पर वो दास्तान तमाम हो जाए। तू मुझे हर तरह से कमज़ोर बनाकर आजमा ले, मैं तेरे सामने झुकने से पहले टूट जाऊंगी। मैं मानता हूँ तू ऐसी ही ज़बरदस्त औरत है। तू भी तस्लीम कर ले कि मैं तुझे टूटने और फना होने का मौका नहीं दूंगा। तेरी दास्तान में ज़वाल का जिक्र आएगा ताकि ताकत के नशे में चूर रहने वालों को इबरत हासिल हो। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पर्सनल सेक्रेटरी को तलब किया। फिर कहा, मैं आज रात के 10 बजे हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेरिस जाऊंगी। मेरे साथ बूढ़ी खादिमा, एक नौजवान लड़की और 2 बॉडीगार्ड्स होंगे। खादिमा मेरी अपनी होगी, बाकी एक जवान लड़की और बॉडीगार्ड बाहर से आएंगे और फ्लाइंग क्लब में भी मुझसे मिलेंगे। इस सफ़र के सिलसिले में ज़रूरी कागजी तैयारी मुकम्मल रखो। वो हुक्म की तामील के लिए चला गया। सुल्ताना ये सब बोलती रही थी मगर अंदर से परेशान थी कि ऐसा हुक्म क्यों दे रही है। वो अपनी ज़ुबान बंद रखना चाहती थी मगर ज़ुबान बेइख्तियार चल रही थी। सेक्रेटरी के जाने के बाद मैंने कहा, इसलिए औरतों को समझाया जाता है ज़्यादा ना बोलो। अब देख, तू बेइख्तियार बोलती जा रही थी। हाँ, मैं बेइख्तियार हो गई हूँ मगर आखिरी सांस तक हौसला हारने वाली औरत नहीं हूँ। तू मुझे पेरिस क्यों भेजना चाहता है? मेरा एक ज़रूरी काम है जो तुझसे ही हो सकता है। क्या एक औरत से ज़बरदस्ती तेरे शायान शान है? तू खुद को एक नॉर्मल और सीधी सादी औरत साबित कर दे, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। मैं बहस नहीं करना चाहती। फ़िलहाल खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ रही हूँ, मगर याद रख, मैं नागिन हूँ, नागिन। मौका मिलते ही डस लूँगी। मैं याद रखूँगा। चल उठ जा। उठकर खड़ी हो गई। वो इतनी सीधी नहीं थी कि मेरे कहने से उठ जाती। उसे टेलीपैथी ने उठाया था। वो अपने मखसूस अंदाज में चलती हुई महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजर रही थी। तमाम कनीज़ें, गुलाम और मुसल्ला गार्ड्स झुककर उसे सलाम कर रहे थे। उसने मखसूस रिहायशी हिस्से में आकर आहनी सलाखों वाले दरवाजे को मुकफ्फल कर लिया। चीते भागकर उसके पास आ गए। नर उसके पाँव चाट रहा था। मादा अपने अगले पंजे उठाकर उससे गले लगना चाहती थी। बच्चे भी उछल कूद कर रहे थे। वो वहाँ से चलती हुई ख्वाबगाह के दरवाजे तक आई। फिर उसने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लिया। अपने शाहाना तर्ज के वसीओ अरीज बिस्तर पर आकर लेट गई। परेशान होकर बोली, मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हारा क्या इरादा है? नेक इरादा है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम की नींद ले लेनी चाहिए। फरहाद, मैं खुशामद करने या गिड़गिड़ा कर फरियाद करने वाली नहीं हूँ, लेकिन मसलहतन एक समझौता करना चाहती हूँ। कैसा समझौता? तो मेरी तन्हाई में जितनी मर्जी दुश्मनी चाहो करो, लेकिन दूसरों की मौजूदगी में मेरे दिमाग के अंदर और मेरे महल के अंदर ना आओ। एक शर्त पर समझौता हो सकता है। मैं तुम्हारी कड़ी से कड़ी शर्त मान लूँगी। बोलो। बिल्कुल मामूली सी शर्त है। गरूर और संगदिली से बाज आ जाओ। मेरी अमारत और शान शौकत के जो तकाजे हैं उन्हें मैं पूरा करती हूँ। तुम बुलंदोबाला दरख्त को तन कर खड़ा रहने से और समंदर की मुंह जोर लहरों को चट्टानों से टकराने से मना नहीं कर सकते। इंसान हो या बेजान, कोई खिलाफ फितरत अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता। इंसान इसलिए अशरफुल मखलूकात कहलाता है कि वो गुनाह जराइम से बचने के लिए बाज़ फितरी तकाज़ों को मार देता है। तुम फिर मुझे नसीहत कर रहे हो। मैं फिर भूल गया था कि तुम सीधी नहीं होती। मैंने उसकी आंखें बंद कर दीं। उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुला दिया। फिर तनवीमी अमल शुरू किया। उसके खाबीदा दिमाग को ट्रांस में लाकर पूरी तरह उसे अपनी मामूला बनाया। उसके बाद कहा, तुम मेरी मामूला हो, मेरे हर हुक्म की तामील करोगी। वो भराई हुई आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारी मामूला हूँ, तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगी। तुम मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आज रात पेरिस जाओगी। फ्लाइंग क्लब में एक जवान लड़की और 2 बॉडीगार्ड्स तुमसे मिलेंगे और तुम्हारे साथ पेरिस तक सफ़र करेंगे। फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम उनके मुतल्लिक कुछ दरियाफ्त नहीं करोगी। उसने मेरी बातें दोहराईं। वादा किया किसी से कुछ दरियाफ्त नहीं करेगी। मैंने हुक्म दिया, तुम मुझे दुश्मन नहीं दोस्त समझोगी। मैं तुम्हें दुश्मन नहीं दोस्त समझूंगी। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद मेरे तनवीमी अमल को भूल जाओगी। मेरी हर बात को बेचुओं चरा तस्लीम करोगी और राजी खुशी मेरे तमाम अहकामात की तामील करोगी। उसने वादा किया, किसी हेलो हुज्जत के बगैर मेरी हर बात तस्लीम करेगी, किसी एतराज़ के बगैर मेरे अहकामात की तामील करेगी और तनवीमी नींद के बाद मेरे तनवीमी अमल को भूल जाएगी।
मैंने उसे हुक्म दिया, 2 घंटे तक आराम से सोती रहो, इसके बाद तुम्हारी आंख खुल जाएगी। मैंने थोड़ी देर उसके दिमाग में रहकर देखा, वो नींद में डूब गई थी। मैंने उसे कोड वर्ड्स समझा दिए थे। मैं उन कोड वर्ड्स के ज़रिए किसी वक्त भी उसके पास पहुंच सकता था। मैं दिमागी तौर पर होटल के कमरे में हाजिर हो गया। सोफे से उठकर बिस्तर पर आया, फिर आराम से लेट गया। मैं पिछली रात ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ रहा था। दिमाग पर बोझ और थकन सी महसूस कर रहा था। गुस्ल करने से थकन दूर हो सकती थी, दिमाग भी ताज़ा दम हो सकता था। इसके बाद घंटे भर तक ख्याल ख्वानी ना करता तब भी कोई फ़र्क ना पड़ता। अब सबसे अहम काम जोजो को पेरिस रवाना करना था, उसका इंतज़ाम हो चुका था। मैं 2 घंटे बाद भी पारस को उसकी रवानगी के मुतालिक बताता तो वह ऐन वक्त पर जोजो को लेकर फ्लाइंग क्लब पहुंच जाता। मैं बिस्तर पर खामोश पड़ा छत को तक रहा था और दिमाग को हर तरह की सोच से खाली रखने की कोशिश कर रहा था। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि दिमाग को एक लम्हे भी सोच से खाली किया जा सके, लेकिन कोशिश करने से परेशान कुन ख्यालात से निजात मिल जाती है। यूं चुपचाप लेटे रहने के दौरान मुझे किंग फर्नांडो की भतीजी फरजाना और पारस दोम याद आ रहे थे। पारस दोम से आखिरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने और अच्छा खासा हंगामा बर्पा करने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गया था। रसवंती ने कहा था, मेरे बेटे ने अपने बाप के बराबर कारनामा अंजाम दिया है। बाप ने एक मशीन तबाह की, बेटे ने दूसरी। अब मैं अपने बेटे और होने वाली बहू फरजाना को इदारे में बुला लूंगी। अब पता नहीं पारस दोम और फरजाना पेरिस पहुंच गए थे या अब तक न्यूयॉर्क में थे। मैं मालूम कर सकता था, लेकिन मैंने खुद को मजीद ख्याल ख्वानी से बाज रखा। उसकी निगरानी और हिफाजत के लिए रसवंती काफ़ी थी। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो मुझे ज़रूर बुलाती। मैं उठकर बैठ गया। लेटे रहने से खामखा कोई रिश्ता, कोई दोस्ती याद आती और मैं ख्याल ख्वानी पर मजबूर हो जाता। मैंने अटैची से अपना लिबास निकाला, बाथरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। आईने के सामने खड़े होकर शेव की, फिर शावर खोलकर ठंडे पानी से जिस्मानी थकन उतारने लगा। मुझे बहुत लुत्फ मिल रहा था। मैं देर तक पानी में भीगता रहा। फिर अचानक ही मैंने गैर मामूली सी बात महसूस की। ये बात शावर बंद करने के बाद महसूस हुई थी। मैंने तेजी से बाथरूम की 4 दीवारी पर नजरें दौड़ाईं। कुछ अजीब सी बू महसूस हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। उसके निचले हिस्से से सफ़ेद रंग का धुआं अंदर आ रहा था। मैं लपक कर दरवाजे पर आया। उसके हैंडल को घुमाकर खोलना चाहा। पता चला उसे बाहर से बंद कर दिया गया है। दुश्मन मुझे पहचान गए थे और जजीरे में यह उनकी तरफ से पहला जानलेवा हमला था। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से घूंसे मारे, होंठों को सख्ती से बंद रखा, सांस भी रोक ली, वरना वो जहरीला धुआं अब तक मेरे फेफड़ों तक पहुंच चुका होता। उन्होंने उसे खोलने और मुझ पर रहम खाने के लिए बंद नहीं किया था। मैं पीछे हटकर बाथरूम की एक एक चीज को सहारे के लिए देख रहा था। वहां ऐसी कोई मजबूत चीज नहीं थी जिससे दरवाजे को तोड़ा जा सकता था। बदकिस्मती से रोशनदान भी नहीं था। अगर होता तो रोशनदान से मुंह लगाकर बाहर की ताज़ा हवा में सांस ले लेता। मुझ पर बुरा वक्त आ गया था और यह मेरा आखिरी वक्त भी हो सकता था। मुझे चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। फरार का रास्ता नहीं था। मुझे मारने के लिए ऐसा मंसूबा बनाया गया था कि मैं दम नहीं मार सकता था, यानी सांस भी नहीं ले सकता था। सांस लेता तो जहरीली गैस मार डालती, लेकिन मैं कितनी देर तक सांस रोक सकता था? तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके थे। मजीद 2 मिनट तक जहरीली गैस को अपने फेफड़ों तक पहुंचने से रोक सकता था। उसके बाद क्या? उसके बाद अगर मुझे चंद सेकंड तक सांस लेने का मौका मिलता तो मैं फिर 2-4 मिनट के लिए सांस रोक सकता था, लेकिन बाथरूम में हर तरफ गैस फैल रही थी। अचानक एक तदबीर समझ में आई। मैंने लपक कर शावर को पूरी तरह खोल दिया। पानी मूसलाधार बारिश की तरह मुझ पर गिरने लगा। मैंने होले से सांस ली तो जहरीली गैस महसूस नहीं हुई। ये पानी और गैस की तकरार को समझने की बात है। गैस मेरी तरफ आ रही थी, मगर पानी की तेज बौछार से टकराकर मुंतशिर हो रही थी। उस हद में नहीं पहुंच रही थी जहां तक शावर का पानी मेरे अतराफ था। ऐसे में मुझे सांस लेने का मौका मिल रहा था। वो गैस यकीनन पानी में हल होकर या अपना रास्ता बनाकर मुझ तक पहुंच सकती थी, लेकिन वो शावर का पानी था, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। उधर वो गैस पानी में रास्ता बनाती थी और वो पानी नीचे चला जाता था और मेरे चेहरे तक दूसरा ताज़ा पानी पहुंचने लगता था। अब मुझे इतनी मोहलत मिल रही थी कि मैं ख्याल ख्वानी कर सकूं, होटल के मैनेजर और मुलाजमों के दिमागों में पहुंचकर उन्हें दौड़ाता हुआ कमरे में ला सकूं, मैनेजर के जरिए कानून के मुहावजों को तलब कर सकूं।
मैं बाथरूम का दरवाज़ा आसानी से खुलवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे खुद ही दुश्मनों से निमटने का यकीन हो गया था। मैंने सांस रोकी और शावर के नीचे से निकलकर दरवाजे के करीब आ गया। फिर ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मेरी आवाज़ बतदरीज कम होती जा रही थी। मुझे उन्हें यकीन दिलाना था कि मेरी आवाज़, मेरी सांस डूबती जा रही है। मैं वापस शावर के नीचे आकर सांसें लेने लगा। दरवाजे की जानिब देखा। अब उसके निचले हिस्से से धुआं नहीं आ रहा था, लेकिन बाथरूम के अंदर बदस्तूर फैला हुआ था। दुश्मनों का यह हमला तकरीबन आधे घंटे से जारी था। उन्हें यकीन हो गया कि मैं दम तोड़ चुका हूँ। शायद उन्हें मेरा मौजूदा रिकॉर्ड मालूम था कि मैं 5-6 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकता। मेरी नज़रें दरवाजे के हैंडल पर थीं। जैसे ही उसमें हरकत हुई, मैं सांस रोककर गीले फर्श पर चारों शाने चित हो गया। दरवाज़ा खुला। यक्के बाद दीगरे 4 अफराद अंदर दाखिल हुए। उन्होंने गैस से महफूज रहने के लिए नाक और मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। वो मेरे दोनों पांव पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले आए। बाथरूम को बंद कर दिया, खिड़कियां खोल दी, सीलिंग फैन को तेज रफ्तारी से ऑन रखा ताकि कमरे में थोड़ी सी भी गैस हो तो वो बाहर निकल जाए। वो मुझे देख रहे थे। मेरे दीदे फैलकर साकित हो गए थे। मैं उन्हें देख रहा था। उनमें से 2 के हाथ में साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर थे। एक रिवॉल्वर वाले ने कहा, यह तो मर चुका है। दूसरे ने कहा, मरने दो, ये तुम्हारा बाप तो नहीं है, बकवास मत करो, हमने इसे कत्ल करने का मुआवजा नहीं लिया है। तीसरे ने कहा, ठीक तो है, बॉस ने कहा था उसे बेहोश करके चेहरे को टटोला जाए, अगर मेकअप में हो तो मेकअप उतार कर उसकी असलियत मालूम की जाए। चौथे ने कहा, अब असलियत क्या मालूम करें, तुमने बाथरूम को आधे घंटे तक गैस चैम्बर बनाए रखा, ऐसे में शिकार बेहोश नहीं होता, मर जाता है। एक ने मेरे करीब आकर घुटने टेक दिए, फिर झुककर मेरे सीने से कान लगाकर धड़कनों को महसूस करने लगा। मैंने कहा, क्यों सीने से लगकर मुर्दे का ईमान खराब करते हो? वो एकदम से उछलकर पीछे चला गया। रिवॉल्वर वालों ने फौरन ही तन कर हुक्म दिया, खबरदार, जहां हो वहीं पड़े रहो, जरा भी हरकत करोगे तो गोली चल जाएगी। मैंने लेटे ही लेटे पूछा, क्यों मजाक करते हो? बच्चों के खेलने का रिवॉल्वर दिखाकर डरा रहे हो? एक रिवॉल्वर वाले ने बिगड़ कर कहा, अबे इसे बच्चों का रिवॉल्वर कह रहा है, अभी ठाई से गोली चलेगी और तू हाय कहकर मर जाएगा। मैंने उठते हुए कहा, मैं अहमक नहीं हूं, पहले तुम लोगों ने मुझे डराने के लिए बाथरूम में मीठा मीठा सा धुआं छोड़ दिया। मैं तो सहम गया था, समझ रहा था शायद कोई जहरीला धुआं है, मगर वाह भाई वाह, जिंदगी में पहली बार मीठे धुएं का मजा भी चख लिया। वो एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे। एक ने पूछा, क्या वो बेहोश करने वाली गैस नहीं थी? मैंने पूछा, अरे अक्ल के अंधो, क्या मैं बेहोश हो गया था? दूसरे ने कहा, इसका मतलब है उस दुकानदार ने हमें धोखे से नकली गैस दे दी है। तीसरे ने कहा, हम दुकानदार से बाद में निमट लेंगे, मगर हमारे ये रिवॉल्वर असली है। मैं अभी देखकर बताता हूं ये असली है या नकली। मैंने ये कहते ही उसके दिमाग में पहुंचकर उसके रिवॉल्वर को हाथ से उछाला। वो उछलकर मेरी तरफ आया। मैंने उसे कैच कर लिया, फिर दूसरे रिवॉल्वर वाले को निशाने पर रखते ही गोली चला दी। गोली उसके बाजू की हड्डी को तोड़ती हुई गुजर गई। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर मेरे कदमों में आ गया। मैंने ताज्जुब से कहा, अरे ये तो असली है, कमाल है, इस्तेमाल करने के बाद असली और नकली का पता चलता है। वो अपने बाजू को थाम कर कराह रहा था। बाकी तीनों परेशान होकर मेरे हाथ में रिवॉल्वर को देख रहे थे। मैं उनसे सवालात करना चाहता था। उस जख्मी ने मुझे बेखबर समझकर छलांग लगाई। उसका दायां बाजू जख्मी था। उसने बाएं हाथ से रिवॉल्वर उठाना चाहा। मैंने बाएं बाजू पर गोली मारी। वो चीख मारकर उलट गया। वो तीनों सहम कर जरा दूर हो गए। मैंने फर्श पर उलटने वाले के बालों को मुट्ठी में जकड़कर बिठा दिया। दूसरा रिवॉल्वर उसके सामने रखकर कहा, अब मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम ये रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक सोफे पर आराम से बैठ गया। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। वो तीनों अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे और जिसके सामने रिवॉल्वर रखा हुआ था वो दोनों जख्मी बाजू हिला नहीं सकता था। तकलीफ से कराहते हुए कह रहा था, मुझ पर रहम करो, मुझे तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी मरने की क्या जरूरत है? मुझे मारने आए हो, रिवॉल्वर सामने पड़ा है, उठाओ उसे और मुझे गोली मार दो। उसने नजरें झुकाकर फर्श पर पड़े हुए रिवॉल्वर को बेबसी से देखा। ऐसी हालत में यह हकीकत वाज़े होती है कि इंसान को हथियार नहीं मारते, इंसानी हाथ मारते हैं। दुनिया जहान में हथियार बनते हैं, बनने दो। हथियार उठाने वाले हाथ को तोड़ दो, कहीं से कोई गोली नहीं चलेगी। मैंने सोफे से उठकर अपना रिवॉल्वर भी उसके आगे डाल दिया। मेरे खाली हाथ होते ही वो तीनों दौड़ते हुए रिवॉल्वरों की तरफ आए।
जो सबसे पहले उठाने के लिए झुका उसके मुंह पर लात पड़ी, दूसरे के पेट पर घोंसा और तीसरे की गर्दन पर कराटे का हाथ पड़ा। वो मार खाकर पीछे गए। मैंने कहा, हमारी गलती यह है कि हम हथियारों को गलत हाथों में पहुंचने देते हैं। मैं ये गलती नहीं करूंगा। वैसे तुम में से कोई रिवॉल्वर तक पहुंच सकता है तो पहुंच कर दिखाए। वो 10 मिनट तक लड़ते रहे, किसी ना किसी तरह रिवॉल्वरों तक पहुंचने की सर तोड़ कोशिशें करते रहे। आखिरकार थक कर हाँफने लगे। वो कमज़ोर नहीं थे, छटे हुए बदमाश थे, लेकिन लड़ने का हुनर नहीं जानते थे। अक्सर बदमाश सिर्फ धौंस जमाने का हुनर जानते हैं। उनमें से एक ने झुंझलाकर जख्मी साथी से कहा, अबे ओ काट के उल्लू, एक जगह बैठ गया है, दोनों हाथ जख्मी हैं तो क्या रिवॉल्वरों को पांव से ठोकर मारकर हमारे पास नहीं पहुंचा सकता? वो तकलीफ से कराते हुए बोला, बेशक मैं ऐसा कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा, मुझे शर्म आ रही है। तुम भी जरा सोचो, ये चाहता तो इन रिवॉल्वरों से हमें हलाक कर देता या फिर हमें निशाने पर रखकर पुलिस को तलब करता, मगर ये हम पर मेहरबान है, हमें तौबा का मौका दे रहा है। वो तीनों मुझे सोचती हुई नज़रों से देखने लगे। मैं चाहता तो पहले ही ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें सोचने या वहां से भाग जाने पर मजबूर कर देता, मगर अपने हाथ पांव का जंग छुड़ाना चाहता था, इसीलिए थोड़ी सी वर्जिश कर ली। मैंने कहा, तुम लोग हथियार तक नहीं पहुंच सके, अब मैं तुम्हारी जेबों तक पहुंचकर बाकी कारतूस निकालूंगा। उन्होंने जल्दी से अपनी अपनी जेबों में हाथ डालकर कारतूस के साथ दूसरी चीजें भी निकालकर सामने डाल दी। तमाम जेबें खाली कर दी। मैंने तमाम कारतूस उठा लिए। दोनों रिवॉल्वर्स के चैम्बर्स भी खाली कर दिए थे। फिर बाथरूम में आकर वो कारतूस कमोड में डालकर बहा दिए। कमरे में आकर अटैची खोला, उसमें से फर्स्ट एड का सामान निकालकर उसके दोनों बाजुओं के जख्म पर एक दवा स्प्रे की, जिससे खून बहना बंद हो गया। उसके बाद दोनों बाजुओं की मरहम पट्टी करने लगा। वो तीनों मेरे इस रवैये पर हैरान और परेशान थे। वो मुझे मार डालने या नुकसान पहुंचाने आए थे। उसके बरक्स मैं दोस्तों जैसा बर्ताव कर रहा था, जिसकी वो कभी तवक्को नहीं कर सकते थे। इस दौरान ख्याल ख्वानी जारी थी। उनकी सोच ने बताया, एक शख्स ने टेलीफोन के जरिए मेरे मुतालिक सौदा किया था। उनसे कहा था कि वो होटल के कमरे में आकर मुझ पर किसी तरह काबू पाएंगे और मेरी असलियत मालूम करेंगे तो इन चारों को $2000 दिए जाएंगे। वो शख्स मेरे ही कमरे में फ़ोन करके उनसे मेरी असलियत पूछने वाला था। मैंने ये मालूम करने के बाद उनसे पूछा, तुम लोग किसके लिए काम कर रहे हो? उन्होंने सच सच बता दिया कि वो चारों उसे सूरत से नहीं पहचानते, फ़ोन पर सौदा हुआ था। फ़ोन करने वाले ने कहा था, अगर ये सौदा मंजूर है तो अपने मकान के बाहर जाओ। दरवाजे के पास फूलों का एक गमला है, उसके नीचे एक लिफाफा है। लिफाफे में पेशगी के तौर पर $500 है। काम होने के बाद कामयाबी का यकीन हुआ तो मैं खुद होटल के उस कमरे में आ जाऊंगा और तुम्हारा बाकी मुआवजा अदा करूंगा। मैंने उन्हें समझाया, अभी उसका फ़ोन आएगा, उससे कहना तुम्हारा शिकार गैस के जरिए बेहोश हो गया है। इससे पहले वो नीम बेहोशी में पारस और रसवंती का नाम बुड़बुड़ा रहा था। उसके चेहरे का मेकअप उतार दिया गया है, लेकिन हम मेकअप उतारने के बाद भी उसे पहचान नहीं सकते। पता नहीं यह कौन है। थोड़ी देर बाद टेलीफोन की घंटी सुनाई दी। उनमें से एक ने रिसीवर को उठाया। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। दूसरी तरफ खामोशी थी। मैंने उसकी ज़ुबान से कहा, मैं कमरा नंबर 22 से बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं सुन रहा हूँ। उसके चेहरे पर मेकअप था, हमने उतार दिया है। कौन है वो? हम चेहरे से उसे पहचान नहीं सकते, वो हमारे लिए अजनबी है। तुम लोगों ने उस पर किस तरह काबू पाया? वो बाथरूम के अंदर था। हमने दरवाजे को बाहर से बंद करके बेहोश करने वाली गैस छोड़ दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोलकर देखा, उस पर नीम बेहोशी तारी थी। वो बुड़बुड़ा रहा था। जल्दी बताओ, क्या बुड़बुड़ा रहा था? कुछ अच्छी तरह समझ में नहीं आया, मगर 2 नाम ऐसे थे जो बार बार उसकी ज़ुबान पर आ रहे थे। वो कभी पारस कह रहा था और कभी रसवंती। दूसरी तरफ से खुश होकर कहा गया, शाबाश, वाकई तुम लोगों ने काम कर दिखाया है। क्या वो बेहोश है? जी हाँ, हमने इसे मजबूती से बांध रखा है। वेल डन, मैं अभी आ रहा हूँ। राबता ख़त्म हो गया। मैं दूसरी तरफ से बोलने वाले के दिमाग में पहुँच सकता था, लेकिन अगर वो सांस रोक लेता तो सारा खेल बिगड़ जाता। जब वो आ ही रहा था तो मुझे उसके पास जाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उन तीनों से कहा, अपने ज़ख्मी साथी को उठाकर बाथरूम में ले जाओ। उस आने वाले को यहाँ कोई ज़ख्मी नज़र नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपने ज़ख्मी साथी को बाथरूम में पहुँचा दिया। बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने उनसे कहा, वो जैसे ही आएगा मैं बेहोश बनकर फर्श पर लेट जाऊंगा। तुम में से एक मेरे बाएं और दूसरा दाएं जानिब खड़ा रहेगा।
फिर मैंने तीसरे से कहा, तुम कमरे से बाहर जाओ, दरवाजे के पास खड़े रहो। जब वो आए तो उसे रोक लेना और उसे अपनी शनाख्त कराने के लिए कहना। वो फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू का हवाला देगा। तुम कह सकते हो कि फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू कोई भी सुनकर यहाँ आ सकता है। गर्ज ये कि तुम थोड़ी देर इसे बातों में लगाने के बाद कमरे में ले आना। वो बाहर चला गया। मैं इसलिए आने वाले को थोड़ी देर बातों में लगाना चाहता था ताकि उसके साथ दूसरे आने वालों को भी समझ सकूं, हो सके तो उनके दिमागों में पहुंच सकूं। मैं सोफे पर बैठा हुआ था और बाहर खड़े हुए शख्स के दिमाग में था। उसने 2 आदमियों को अपनी तरफ आते देखा। उनमें से एक बेहतरीन सूट पहने हुए था। उसकी आंखों पर सुनहरे फ्रेम की ऐनक थी। दूसरा पतलून और जैकेट में उसका बॉडीगार्ड हो सकता था। मैं सोफे से उठकर कालीन पर चारों शाने चित हो गया। सूट वाले ने मेरे मामूल के पास आकर हुक्म दिया, दरवाज़ा खोलो और अंदर चलो। मेरे मामूल ने पूछा, तुम कौन हो? वही हूं जिसने अभी फ़ोन पर गुफ्तगू की थी। वो मेरी हिदायत के मुताबिक उसे बातों में लगाता रहा। मैंने सोचा था ज़्यादा लोग आएंगे तो मुझे उनके दिमागों में पहुंचना होगा, लेकिन आने वाले सिर्फ 2 थे। मेरा मामूल मेरी मर्जी के मुताबिक दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर ले आया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद वहीं खड़ा रहा ताकि किसी को फरार का रास्ता आसानी से ना मिले। मैंने फ़ोन पर बातें करने वाले शख्स के दिमाग में जगह बनाई। वो सूट पहने, ऐनक लगाए, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उसका हाथ जेब में था और जेब में रिवॉल्वर था। उसे खतरे का एहसास हो गया था। उसने किराए के बदमाशों को घूरते हुए कहा, तुमने फ़ोन पर बताया था कि उसका मेकअप उतारा गया है, लेकिन चेहरा तो वही है जो फ्लाइंग क्लब से यहाँ होटल तक हमारी नज़रों में था। बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस कुछ गड़बड़ है। वो बॉडीगार्ड रिवॉल्वर निकालकर बॉस के सामने ढाल बन गया। मैंने उसके दिमाग में छलांग लगाई तो उसने सांस रोक ली। फिर जल्दी से सांस लेते हुए पूछा, यस, कोड वर्ड्स प्लीज। किसी को भी कोड वर्ड्स अदा करने में जितना वक्त लगता, इतने वक्त में मैंने उसके दिमाग को झटका पहुंचाया। उसके हलक से चीख निकली। पीछे खड़ा हुआ बॉस बहुत पहले ही खतरा महसूस कर चुका था। अपने बॉडीगार्ड को चीखते और उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटता देखकर उसने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाला। मैंने बॉडीगार्ड को दूसरा दिमागी झटका पहुंचाकर उसे टकरा दिया। वो मेरा निशाना ना ले सका। लुढ़खड़ा कर पीछे गया। मैं उसकी खोपड़ी में पहुंच गया। उसने रिवॉल्वर के चैम्बर से गोलियां निकालकर एक गुंडे को देते हुए कहा, इन्हें अपनी जेब में डाल लो। वो गुंडे मेरे ताबेदार थे। मैंने कहा, उसकी जेब से भी गोलियां निकाल कर रख लो। उसने मेरे हुक्म की तामील की। मैंने कालीन पर पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाकर खाली कर दिया। फिर बॉडीगार्ड को देखा। वो दोनों हाथों से सर थामे फर्श पर 2 जानू हो गया था। मैंने कहा, तुम अपने बॉस की हिफाजत करने आए थे। तुम एक अच्छे फाइटर भी हो सकते हो, मगर मेरे पास तुम्हारी जंगी सलाहियतों को आजमाने का वक्त नहीं है, लिहाजा एक झटका और। वो तीसरे झटके पर चीखें मारता हुआ फर्श से उछला, फिर फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। उसके बॉस ने मेरा निशाना लेकर बार बार ट्रिगर दबाया, फिर हैरानी से रिवॉल्वर को देखने लगा। उसे पता नहीं था कि किस तरह ख्याल ख्वानी के जरिए उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका है। मैंने दूसरा रिवॉल्वर उसकी तरफ फेंका। उसने ताज्जुब से देखा, उसे जल्दी से उठाया, उसके चैम्बर को देखा, फिर झुंझलाकर उसे मेरे मुंह पर मारना चाहता था। मैंने उसे उसी के मुंह पर मारने पर मजबूर किया। वो तकलीफ से कराहने लगा। बॉडीगार्ड की बहुत बुरी हालत थी। वो फर्श पर पड़ा एक हाथ इनकार में हिलाकर कह रहा था, फॉर गॉड सेक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे फ़ौरन मार डालो, मेरा दिमाग फट रहा है, मैं ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, खुदा के लिए मेरे दिमाग में ना आना। अगर सच बोलोगे तो नहीं आऊँगा। बताओ तुम्हारे दिमाग में कौन आता है? तुम अभी किससे कोड वर्ड्स पूछ रहे थे? वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, एक गुमनाम शख्स है। वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता। जिसके भी दिमाग को अपने काबू में करता है उससे अपनी मर्जी के मुताबिक ज़बरदस्ती काम करवाता है। मगर तुम तो सांस रोक लेते हो। उसने तुम पर कैसे जबर किया? वो मेरे बॉस को परेशान करता है। मैं अपने बॉस का वफादार हूँ। उन्होंने हुक्म दिया कि मैं उस टेलीपैथी वाले को दिमाग में आने दिया करूँ। उसने मेरे पास आकर कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लिए ताकि तुम मेरे दिमाग में आकर धोखा ना दे सको। मैंने उसके बॉस से पूछा, क्या तुम भी उसे गुमनाम शख्स कहोगे? वो अपने दोनों कानों को पकड़ता हुआ बोला, मैं कहूँगा तो यकीन नहीं आएगा। आप मेरी सोच पढ़कर मालूम कर सकते हैं। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। ज़बरदस्ती मेरी दौलत और मेरे ज़राए इस्तेमाल कर रहा है। वो इस जजीरे में मैडम सुल्ताना अफंदी के बाद दूसरा अरबपति सरमायादार था। उसका नाम करीम बेग था। उसे मुझसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। वो इतना बड़ा आदमी था कि कहीं भी जाता था तो उसके कदमों तले कालीन बिछाए जाते थे। वो नंगी ज़मीन पर कदम नहीं रखता था।
ऐसा शख्स मेरे दुश्मन की ख्याल ख्वानी से मजबूर होकर मुझे कत्ल करने होटल के कमरे में आया था। दुश्मनों को अब यह मालूम हो चुका था कि मैं होटल के इस कमरे में हूँ। ख्याल ख्वानी करने वाला अजनबी होटल के बाहर बल्कि इस कमरे के बाहर मेरी मौत का सामान कर रहा होगा। पता नहीं कितने अनजाने लोग मेरी घात में होंगे। मैंने फौरन ही माइटी पाशा से राबिता कायम करके उसे बताया कि मैं किस होटल के किस कमरे में हूँ। बाहर मेरे लिए खतरा है। अपने वफादारों के साथ होटल के बैरूनी दरवाजे से मेरे कमरे तक महाज बना लो। दुश्मनों को ताड़ने की कोशिश करो। मैं अभी फिर राबिता कायम करूंगा। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, मिस्टर करीम बेग, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम और तुम्हारा बॉडीगार्ड दोनों ही बेकसूर हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लोगों को यहां से जाने दूंगा तो वो कमबख्त फिर ख्याल ख्वानी के जरिए तुम लोगों को मेरे खिलाफ इक़दामात करने पर मजबूर करेगा। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।